हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग कर रहे हैं यूपी पी के प्रैक्टिस सेट। पेपर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो है कैंसिल हो चुका है। गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी अनाउंसमेंट हुई है कि विद इन 6 मंथ जो है पेपर को दोबारा कराया जाएगा। तो अब हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमने जो भी तैयारी की है हम उसको और भी अच्छे से तैयार करें, और जो भी प्रिपरेशन है हमारी हम उसको शार्प करें। तो शार्पनेस कहाँ से आएगी? प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने से आएगी। ठीक है, तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 कर रहे हैं। इससे पहले के प्रैक्टिस सेट आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। यूपी स्पेशल की क्लासेस भी आप लोगों को मिल जाएंगी। अगर आप लोगों ने अभी तक वो नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिएगा। यूपी स्पेशल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर आपको यूपी स्पेशल की क्लासेस, साथ साथ उसके क्वेश्चन आंसर, यूपी का बजट भी आप लोगों को मिल जाएगा, और यूपी का जो पिछले 1 साल का करंट अफेयर है और योजनाएं हैं, ये सब आप लोगों को यूपी स्पेशल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक ये नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा। आप लोगों का यूपी का कोई भी एग्जाम हो उसके लिए ये बहुत फ्रूटफुल होने वाली है। तो इन क्लासेस को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, ठीक है। और क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, स्टडी ग्रुप्स में शेयर करिएगा, जिससे कि आपके साथियों की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से हो सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का जो पहला क्वेश्चन है ये फिजिक्स का क्वेश्चन होने वाला है, जिसमें कि आपसे पूछा गया है कि विद्युत धारा की एसआई इकाई कौन सी है। तो जो विद्युत धारा का एसआई पद्धति का मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, ठीक है। विद्युत धारा जिसे कि करंट कहते हैं और इसे आई से डिनोट करते हैं, स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है, याद रखिएगा। केल्विन जो है ये ताप का मात्रक होता है, कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है, ठीक है। ये बात भी याद रखिएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँ वो ये कि क्वेश्चन में अगर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती हैं उससे जुड़ी हुई वो मैं आप लोगों को ज़रूर बताती चलूँगी, ताकि आपका केवल एक क्वेश्चन ना तैयार हुआ हो, उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें तैयार हो। तो आप लोग मेरे साथ क्लास में अंत तक बने रहिए। मैं आप लोगों को क्वालिटी कंटेंट पहुँचाने का अपना पूरा प्रयास करूँगी। आप लोग भी मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के अंतर्गत कौन सा मानहानि का अपवाद नहीं है, ठीक है। तो दंड संहिता जो है, भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड जिसको बोलते हैं, उसकी धारा 499 के अंतर्गत मानहानि का दावा का अपवाद कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, विदेशपूर्ण कथन। यदि किसी को अपशब्द कहते हैं, ठीक है, कुछ ऐसी चीजें बोल देते हैं जो किसी को नहीं बोलनी चाहिए, तो जिस व्यक्ति के द्वारा ये बोला गया है और जिसके लिए बोला गया है वो मानहानि का दावा कर सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सी पुस्तक अलाउद्दीन खिलजी और राजस्थान के शक्तिशाली राजपूत साम्राज्य चित्तौड़ के राणा के संपर्कों से संबंधित है, ठीक है। तो आप लोगों ने एक मूवी भी देखी होगी जिसमें कि रणबीर सिंह और आई थिंक दीपिका पादुकोण थे, ठीक है। दीपिका पादुकोण और उनके साथ जो हीरो थे आई थिंक शाहिद कपूर थे, ठीक है, जिसका नाम था पद्मावत, ठीक है। पद्मावत उस मूवी में अलाउद्दीन खिलजी और राणा सांगा के बीच हुए युद्ध को दिखाया गया है। तो बिल्कुल सही पहचाना है हमने यहाँ पर कि राणा सांगा और अलाउद्दीन खिलजी जो है उसके संपर्कों से संबंधित जो पुस्तक है ये उसका नाम है पद्मावत, ठीक है। पद्मावत के जो रचनाकार हैं ये मलिक मोहम्मद जायसी हैं, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है प्रकृति पूजा करते थे, इसके साथ साथ पशुपति की पूजा करते थे, ठीक है। पशुपति हमें कैसे पता चला कि मोहनजोदाड़ो जो जिसे मृतकों का टीला कहते हैं वहां से एक मोहर मिली है, उस पर 3 सींग वाले, ठीक है, एक जानवर और इंसान का मिक्स कह सकते हैं, उसकी मोहर पर जो है उनकी तस्वीर मिली है, तो उसे पशुपति कहा जा रहा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है पशुपति की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विष्णु, इंद्र और ब्रह्मा ये जो है वैदिक सभ्यता के देवता हैं, ठीक है, वैदिक सभ्यता के, जिसमें कि इंद्र जो है
ऋग वैदिक कालीन देवता हैं और ब्रह्मा और विष्णु ये उत्तर वैदिक कालीन देवता हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आप लोग देखना चाहें सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता की एंशिएंट हिस्ट्री की क्लासेस, तो आप लोग एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर के चैनल पर देख सकते हो। वहां पर आप लोग एक बार क्लास कर लोगे तो आप लोगों के सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे, आपको थ्योरी मिलेगी, उसके साथ साथ क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ठीक है, तो वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हो, और अगर वीडियो पसंद आएगा तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकाशीय बिजली किसके कारण होती है? तो जो आकाशीय बिजली होती है, देखिए जब बादल गरजते हैं, ठीक है, तो आसमान में आप लोगों ने देखा होगा काले काले घने बादल छाए रहते हैं, तब बिजली कड़कने की आवाज़ आती है, उसके साथ साथ एक विद्युत तड़ित दिखाई देता है। ठीक है, चमकीली तड़ित दिखाई देती है, तो विद्युत निर्वहन के कारण आकाशीय बिजली होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। भारत को किस वर्ष गणतंत्र घोषित किया गया, अर्थात हमारा संविधान कब लागू हुआ? 1950 में लागू हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सार्क का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए SARC, सार्क का जो पूर्ण रूप है यह है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल हमें पता है ये तमिलनाडु का त्यौहार है। जब मकर संक्रांति उत्तर भारत में मनाया जाता है उसी समय तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गायक को ग्रैमी अवार्ड 2024 में रिकॉर्ड ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होना माइली साइरस। ठीक है, माइली साइरस का जो एल्बम है जिसका कि नाम फ्लावर्स है, उसके लिए इनको ग्रैमी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम। नंद किशोर सिंह किस वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं? नंद किशोर सिंह का जो नाम प्रचलित है वो NK सिंह है। ठीक है, NK सिंह अभी जब 15वां वित्त आयोग लागू होने जा रहा है और NK सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, 14वें वित्त आयोग के मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देती हूँ, अध्यक्ष जो थे वो YV रेड्डी थे। ठीक है, याद रखिएगा YV रेड्डी। अगर कभी क्वेश्चन आए तो छूटना नहीं चाहिए कोई भी क्वेश्चन, सारे एस्पेक्ट्स लेकर के चलेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में किसको जाना जाता है? तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 में जिसकी संस्थापना हुई थी उसके संस्थापक थे महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, इन्हें ही MG रानाडे भी कहा जाता है। कभी आपको MG रानाडे मिले तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, महादेव गोविंद रानाडे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादक नहीं है? तो देखिए उत्पादक वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और उपभोक्ता वे होते हैं जो खाने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो अपघटक, शाकाहारी और मांसाहारी ये सब क्या है? ये उपभोक्ता है, उत्पादक नहीं है। ठीक है, तो हरित पादप जो है ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं सूर्य के प्रकाश में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नंद किशोर सिंह, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। NK सिंह किस वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं? तो ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे, अभी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रूपकुंड झील कहाँ पर है? तो रूपकुंड झील आपको मिलेगी उत्तराखंड में। ये एक जमी हुई झील है और कहाँ पर मिलेगी? उत्तराखंड के चमोली जिले में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। जल का सामान्य क्वथनांक क्या होता है? देखिए अगर डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन हमें जब डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना होता है तब हम क्या करते हैं? 273 केल्विन जोड़ देते हैं, तो क्वथनांक कितना हो जाएगा? 373 केल्विन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। चेचक की रोकथाम के लिए टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले चेचक के रोकथाम के लिए टीके की खोज की थी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? अंतःस्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती हैं जो हार्मोन या रसायन या फिर केमिकल सिक्रीट करती हैं, वो बॉडी के अंदर ही रहता है। ठीक है, सिक्रीशन जो होता है वो बॉडी के अंदर रहता है। तो जो पीयूष ग्रंथि है, ठीक है, पीयूष ग्रंथि का जो सिक्रीशन होता है ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से किसका उपयोग डिश वॉशर के रूप में या मशीनों को धोने के लिए किया जाता है?
तो हमने सुना है पराश्रव्य तरंगे और अपश्रव्य तरंगे, ठीक है। पराश्रव्य तरंगे वे तरंगे होती हैं जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की होती हैं। तो पराश्रव्य तरंगों का उपयोग जो है किया जाता है डिश वॉशर के रूप में या फिर मशीनों को धोने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। और इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कशन भी कर लेते हैं, इसकी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो बता देते हैं हम आपको इसकी विशेषताएं, ठीक है। देखिए, डिश वॉशर में मशीनों को धोने के लिए पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। साफ की जाने वाली वस्तुओं को सफाई के घोल में रखा जाता है और पराश्रव्य तरंगों को घोल में भेजा जाता है। इससे क्या होता है, ये उच्च आवृत्ति की तरंगें होती हैं, इसलिए धूल, ग्रीस और गंदगी के कण जो हैं वे अलग होकर बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार क्या होता है, वस्तुएं पूरी तरीके से साफ हो जाती हैं। पराश्रव्य जो तरंगे होती हैं इनके कुछ और उपयोग देख लेते हैं, अगर आपका कभी क्वेश्चन बने तो क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। धातु ब्लॉकों में दरारें और दोषों का पता लगाने के लिए, मानव शरीर के आंतरिक अंगों की छवियों को प्राप्त करने के लिए। आप लोगों ने सुना होगा अल्ट्रासाउंड करवाना है भाई, पेट का अल्ट्रासाउंड करवाना है, तो जो अल्ट्रासाउंड वेव होती हैं वो यही होती हैं पराश्रव्य तरंगे, ठीक है। पराश्रव्य तरंगों को जो बॉडी के अंदर से गुजारा जाता है, बॉडी के अंदर जब गुजरती हैं तो आंतरिक अंगों की छवि प्राप्त होती है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। पानी के भीतर की वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को मापने के लिए जो चमगादड़ होते हैं, चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे छोड़ते हैं, ठीक है। उनके परावर्तन के कारण ही वे शिकार और अंधेरे रात में उड़ पाते हैं, ठीक है, और शिकार कर पाते हैं। तो ये तो हो गई पराश्रव्य तरंगों की कुछ विशेषताएं और उनके उपयोग। अगर इस तरीके से भी जो एप्लीकेशंस होते हैं फिजिक्स में और साइंस में, वहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो आई विल ट्राई कि अगर कुछ क्वेश्चन इस प्रकार का बने तो मैं आपको उसके सारे एस्पेक्ट बताऊं, ठीक है। तो हम लोग ऐसा करेंगे। अब आज की क्लास में हमने आज जो प्रैक्टिस सेट किया है, डेली मैं आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊंगी, जिससे कि आप लोग जो भी पढ़ रहे हो वो शार्प होता जाए, ठीक है। प्रैक्टिस सेट आप लोगों को छोड़ना नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव नेत्र के दृष्टि पटल पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। तो जो मानव नेत्र होता है, तो जो हमारे दृष्टि पटल पर मतलब रेटिना के पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनता है, जो इमेज बनती है, वो वास्तविक और उल्टी होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे हम। निम्नलिखित में से किसे मार्श गैस भी कहा जाता है। तो जो मेथेन गैस होती है इसे मार्श गैस कहते हैं, ठीक है। मेथेन गैस हरे रंग की होती है और कहाँ पर होती है, धान के खेतों से निकलती है, ठीक है। जो जानवर जुगाली करते हैं वहाँ से निकलती है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अंगूर में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है। तो टार्टैरिक एसिड जो है अंगूर में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड नींबू में पाया जाता है, जिसे विटामिन सी कहते हैं। एसिटिक एसिड जिसका कि साधारण नाम सिरका होता है, ठीक है। ध्यान। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर को ऊर्जा न देने वाला भोजन का तत्व कौन सा है। तो जो खनिज लवण होते हैं ये शरीर को ऊर्जा नहीं देते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो हमारे बॉडी में भोजन को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है, या यूँ कहें कि जो भोजन की परफॉर्मेंस होती है, खनिज लवण उसको इंक्रीज कर देते हैं। ये एक कैटलिस्ट का काम करते हैं, ठीक है। ये एक कैटलिस्ट का काम करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 खनिज लवण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर को ग्रास ऑन द ईस्ट के नाम से जाना जाता है। तो ग्रास ऑन द ईस्ट के नाम से जाना जाता है कन्नौज। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और जो इत्र म्यूजियम है ये कहाँ पर मिलेगा आपको, ये भी कन्नौज में मिलेगा। और कन्नौज कौन से राजा थे जिनकी राजधानी था, तो कन्नौज हर्षवर्धन, ठीक है। हर्षवर्धन जो थे कहाँ के राजा थे, कन्नौज के राजा थे, ये बात भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। उत्तर प्रदेश में किस जिले की जनसंख्या जो है सबसे अधिक है। जो ऑप्शंस दिए हैं इनमें की बात हो रही है। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप लोग ये मत समझिएगा, वैसे तो प्रयागराज की जनसंख्या सबसे अधिक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। लेकिन अगर आपके सामने कभी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो जो ऑप्शंस होते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जिसकी होती है जनसंख्या या जनघनत्व या फिर शिक्षा या फिर बाल लिंगानुपात उसमें से टिक करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला माचिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो जो बरेली है ये माचिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दीघा निकाय क्या है। देखिए
दो नास्तिक धर्म कह लें हम, या फिर ये कह लें एंशिएंट हिस्ट्री में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दो महत्वपूर्ण धर्म हुए हैं, ठीक है। तो अंगुत्तर निकाय, दीघ निकाय, ये जो भी ग्रंथ हैं ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं, ये बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है। तो दीघा निकाय क्या है, बौद्ध ग्रंथ है। तो बौद्ध और जैन धर्म से जुड़ी हुई दो क्लासेस ही आप लोगों को करनी है। अगर आप लोग बौद्ध क्लासेस देख लेते हो तो वहाँ जैन धर्म और बौद्ध धर्म आप लोगों का पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहो, आपके पास समय है, तो आप लोग बौद्ध और जैन धर्म को कंप्लीट कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैं ये गारंटी लेती हूँ कि आप लोग मेरी क्लास देखने के बाद आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और बिल्कुल भी भूलोगे नहीं। और वहाँ पर जैन धर्म, बौद्ध धर्म के साथ साथ उससे जुड़े हुए अलग एस्पेक्ट्स और चीज़ें और अलग संप्रदाय भी हैं, जैसे कि मक्कली घोषाल हो गया, आजीवक संप्रदाय हो गया, ये सारे जो भी उस समय चल रहे थे उनको भी कवर किया गया है। इसके साथ साथ साहित्य को भी कवर किया गया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कंप्यूटर इमेज फॉर्मेट में पीएनजी का पूर्ण रूप अर्थात फुल फॉर्म क्या है? तो पीएनजी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इमेज जो होती है, इमेज को हम पीएनजी में, जेपीईजी में सेव करते हैं। तो ये जो पीएनजी है उसका फुल फॉर्म यहाँ पर यही है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। एमएस वर्ड में न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने की शॉर्टकट की बतानी है। तो जब भी हमें एमएस वर्ड में न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलना होता है तो हम कंट्रोल एन करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गौतम बुद्ध ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर सबसे अधिक उपदेश दिए? तो श्रावस्ती में इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बुंदेलखंड का एक लोकप्रिय गीत है? तो आल्हा जो है बुंदेलखंड क्षेत्र का एक लोकप्रिय गीत है, इसको ध्यान रखिएगा। यूपी स्पेशल की मेला साहित्य, ठीक है, क्लास है, नृत्य महोत्सव, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी क्लास में, आप उसको देख सकते हो। ये आल्हा, बिरहा, रसिया, लांगुरिया एंड इसके साथ साथ जो भी कला और संस्कृति के एस्पेक्ट हैं वो भी सब आपको देखने को मिल जाएंगे यूपी स्पेशल की क्लास में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। समय है तो निकाल के देखिएगा जरूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चालुक्य साम्राज्य द्वारा निर्मित नहीं है? तो जो कृष्णेश्वर मंदिर है ये चालुक्य साम्राज्य के द्वारा निर्मित नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एहोल शिलालेख किस शासक से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पे लगाइएगा निशान क्वेश्चन पर, ठीक है। तो एहोल शिलालेख जो है ये जुड़ा हुआ है पुलकेशिन द्वितीय से। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। इनमें से कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो मूंगफली, धान, मक्का ये सारी खरीफ की फसलें हो जाती हैं, लेकिन गेहूं रबी की फसल है। याद रखिएगा रबी की फसल है, इसको सर्दियों में बोया जाता है। इस सीजन में आप खेतों में गेहूं को लगा हुआ भी देख सकते हैं, ठीक है। तो जो गेहूं है ये रबी की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। केवल 2 शर्तें होती हैं, या तो राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है या फिर वो पद का निर्वहन करने में सक्षम नहीं होता है, ठीक है। याद रखिएगा अनुच्छेद 61। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष जनसंख्या की कुल साक्षरता दर क्या है? ठीक है, ये पूरे भारत की जनसंख्या की साक्षरता दर पूछी गई है, मतलब पुरुष जनसंख्या की, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 82.14। 82.14% पुरुष जनसंख्या में पूर्ण रूप से साक्षर है 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। याद रखिएगा इसको। अच्छा, तो इस तरीके से क्या है, ये आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 कंप्लीट होता है। आई होप ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चलिए जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने ग्रुप्स में, अपने स्टडी ग्रुप्स में, दोस्तों के साथ। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले नेक्स्ट वीडियो की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए और आपका कोई भी वीडियो इकट्ठा ना हो बल्क में, जिससे कि आपको देखने का टाइम ना मिले। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि जो भी पढ़ते हैं उसका डेली बेसिस पर रिवीजन कीजिए, आपका पेपर खुद ब खुद बहुत ही अच्छा होगा। आप लोगों के लिए यही कहना चाहूँगी, पढ़ते रहिए, खुश रहिए और अपने गोल पर फोकस करिए। सफलता तो मिलनी ही है, आपको मिलकर रहेगी सफलता। पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।